Yes, my dear student, listen to me. We are about to start this chapter tense. तो आप ध्यान दीजिए, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो बिंदु आपका चल रहा था उस पर ध्यान दीजिए। एडवर्ब से संबंधित बिंदु चल रहा था आपका। पहला सेंटेंस मैं उसके बारे में बता चुका हूं, नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। Many students blank come here to learn English daily. ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये वर्ब है। इस वर्ब की क्या भरी जानी है? करेक्ट फॉर्म। मतलब इस वर्ब को मुझे सही फॉर्म में भरना है। मैंने आपको टेंस की डेफिनेशन बताई थी कि वर्ब जो यूज की जाती है, अर्थात ये वर्ब जो होती है इसका प्रयोग वाक्य में समय के अनुसार किया जाता है। दोस्तों, सेंटेंस में इसका जो प्रयोग किया जाएगा, इसको यूज किया जाएगा, वो किसके अनुसार किया जाएगा? टाइम के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। टाइम को कौन बताएगी दोस्तों? एडवर्ब बताएगी। एडवर्ब किसको बताती है? समय को बताती है। उसके अनुसार क्या लगाते हैं? अब वही पैटर्न, सेम पैटर्न डिस्प्ले किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आपने देखा इस वर्ब का प्रयोग जो किया जाएगा समय के अनुसार किया जाएगा। समय को दर्शाने वाली क्या होती है? एडवर्ब होती है। तो यहाँ पर डेली जो एडवर्ब है वो हैबिचुअल एक्शन को बताती है, यानी डेली एडवर्ब हैबिचुअल एक्शन को बताएगी। और हैबिचुअल एक्शन का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इस चीज को मैं एडवांस बता चुका हूं कि हैबिचुअल एक्शन जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में डिस्प्ले किया जाता है, अर्थात हैबिचुअल एक्शन के अनुसार क्रिया प्रेजेंट में आएगी। तो ध्यान दीजिए, डेली एडवर्ब ने प्रेजेंट टाइम को बताया, क्रिया प्रेजेंट की प्रेजेंट टेंस। तो आपने ध्यान दिया यहाँ पर, अब मुझे क्रिया प्रेजेंट में भरनी है। ओके, टेंस पहचान कर लिया है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में सिंपल है, क्योंकि हैबिट जो होती है वो सिंपल में दर्शाई जाती है। ओके, उसके बाद अब टेंस पहचान के बाद होता है सेंटेंस की पहचान। तो आप देखिए यहाँ पर सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सेंटेंस के आपको 4 टाइप बताई थी। पहला, सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो ये नेगेटिव नहीं है। कि प्रश्न इंट्रोगेटिव मार्क्स लग रहा है इसमें, मार्क लग रहा है इसमें कि नहीं लग रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है। ओके, जब सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी नहीं है ये, तो क्या है? मीनिंग्स आप देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। टेंस सिंपल प्रेजेंट और सेंटेंस अफर्मेटिव। फॉर्मूला क्या होता है? वर्ब फर्स्ट है, वर्ब फर्स्ट में एस या एस। हाँ दोस्तों, आपको भरना क्या है कि वर्ब भरनी है, तो वर्ब पर फोकस कीजिए, इसको पॉइंट कीजिए। यहाँ पर आपने वर्ब को पॉइंट व्यू किया, आप देखते हैं यहाँ पर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब फर्स्ट में एस या एस लगेगा। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिए, ये डिपेंड करता है यहाँ पर कर्ता पर। निर्भर टेंस पर नहीं, ये कर्ता पर करता है। आप यहां देखते हैं वर्ब फर्स्ट का मीन्स हुआ कम, या वर्ब फर्स्ट में ऐसे एस का मीन्स हुआ कम्स। मतलब इसमें एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एस लगेगा। ये भी मैंने बताया था आपको, एडवांस बता चुके इस चीज को कि एस एस कब लगता है। कोई वर्ड का अंतिम लेटर एस डबल एस सी एच ओ एक्सैड होता है तो क्या लगाते हैं? एस। ये बता दिया था एडवांस कि एस का प्रयोग किसी भी वर्ड का अंतिम लेटर एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स और जेड होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है एस लगाते हैं, अन्यथा क्या लगाया जाता है? एस लगाया जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर इसका अंतिम लेटर क्या है? ई है, तो क्या लगेगा? एस लगेगा। ये भी मैं आपको एडवांस बता चुका हूं कि एक नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस या ई एस लगाते हैं।
नाउन में एस लगा दिया तो वो बहुवचन बन जाएगी, जबकि वर्ब में एस लगाने से वो एक वचन बन जाती है। यानी वर्ब में आप एस एक वचन बनाने के लिए लगाते हो और नाउन में एस आप बहुवचन बनाने के लिए लगाते हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि कम आपका बहुवचन है और कम सा आपका एक वचन है दोस्तों। तो आप देखते हैं यहाँ पर मेनी स्टूडेंट्स एक वचन है, बहुवचन करता, तो मेनी स्टूडेंट्स आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। तो आप यहाँ पर बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन लगाएंगे, नहीं कि एक वचन। तो ये क्रिया एक वचन है तो ये गलत है, इसका आंसर कम होगा दोस्तों। ओके, हाँ तो अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। एवरी गर्ल always not speak the truth। ध्यान दीजिए, यहां पर आप कहते हैं एवरी गर्ल ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ, यानी प्रत्येक लड़की हमेशा सत्य नहीं बोलती। तो आप यहां पर सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले आपने ये वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरी जानी है। तो यहां पर मैं देखता हूं सेंटेंस मेरा ऑलवेज आ रहा है, एडवर्ब ऑलवेज है। ऑलवेज से सिंपल प्रेजेंट टेंस का पता चल रहा है। इसके बाद आप देखते हैं यहां पर कि टेंस का पता लगने के बाद मुझे किसका पता लगाना है, सेंटेंस का। सेंटेंस में टेंस सिंपल प्रेजेंट, अब सेंटेंस का देखिए सेंस, इसमें नॉट आ रहा है तो ये नेगेटिव सेंस है, अर्थात टेंस मिला सिंपल प्रेजेंट, फॉर्मूला नेगेटिव। तो नेगेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डू डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट होता है दोस्तों। क्या होता है, डू या डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, डू या डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, ये इसका फॉर्मूला है। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो है, ये हमें भरनी क्या है, वर्ब, तो वर्ब पर फोकस करना है दोस्तों, इसमें मुख्य बात वर्ब की है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर मेरा सेंटेंस नेगेटिव फॉर्मूला क्या होगा, डू डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, डू आएगा कि डज आएगा। तो देखो प्रत्येक लड़की हमेशा सत्य बोलती है, यानी प्रत्येक लड़की हमेशा सत्य नहीं बोलती है, बोलती है, बोलता है, तो एक वचन यूज हो रहा है दोस्तों। अगर आप कहते हैं कि सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं बहुवचन है और ताहती है एक वचन मीनिंग्स होता है। तो यहां ध्यान दीजिए, प्रत्येक विद्यार्थी अंग्रेजी सीखता है, एवरी स्टूडेंट लर्न्स इंग्लिश, सभी विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी अंग्रेजी सीखता है। तो आप वहां पर सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न्स इंग्लिश। तो आप देखते हैं यहां पर कि सभी विद्यार्थियों में प्रत्येक विद्यार्थी, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और प्रत्येक विद्यार्थी एवरी स्टूडेंट। तो एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर एवरी स्टूडेंट ये अपने आप में एक वचन है। जब प्रत्येक की बात आ जाती है तो वर्ब एक वचन, सब्जेक्ट एक वचन होता है ऑटोमेटिकली, तो वर्ब भी एक वचन ही यूज होती है। जैसे देखिए, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ता है, तो सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं बहुवचन है, प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ता है एक वचन है। तो आप यहां पर समझते हैं कि डू या डज डू, अब यहां पर ये डू बहुवचन है और इसमें ईएस लगा दिया, क्रिया में एस लगाया जाता है एक वचन बनाने के लिए, तो ये एक वचन है। अब आप देखते हैं एवरी गर्ल, ये एक वचन सब्जेक्ट है, तो डू आएगा, डज आएगा, डज आएगा, डज का प्रयोग किया जाएगा यहाँ, तो डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा, तो डज नॉट स्पीक का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए। ओके, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, यू राइट दिस स्टोरी every day
एवरी डे, ये सेंटेंस है आपका। यू राइट दिस स्टोरी एवरी डे। आप देखते हैं सेंटेंस जो है वो आपका कैसा है, इंट्रोगेटिव है। अब आप देखते हैं कि टेंस कौन सा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि टेंस यानी वर्ब जो है मुझे करेक्ट फॉर्म में भरी जानी है, इससे टेंस का पता चलेगा। तो वर्ब मुझे करेक्ट फॉर्म में भरेंगे तो किसके अनुसार, समय के अनुसार। समय को किसने बताया, एडवर्ब ने। एवरीडे जो एडवर्ब है वो आपकी सिंपल प्रेजेंट टाइम को बताती है, कारण कि एवरीडे हैबिचुअल एक्शन को दर्शाती है। तो टेंस सिंपल प्रेजेंट हो गया दोस्तों, टेंस सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब आप देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में फॉर्मूला क्या है, सेंटेंस का प्रकार इंट्रोगेटिव है, प्रश्नात्मक। सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप देखते हैं इसका फॉर्मूला यानी कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट यूज होगा दोस्तों। तो यहां पर आप देखते हैं डू आएगा कि डज आएगा कि डू आएगा। इसके बाद यहां क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट, डू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ओके, हाँ तो अब आ जाइए आप नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अगला पॉइंट जो है आप इसको डी नोट कीजिए एक बार। हाँ ध्यान दीजिए, आपने सभी ने डी नोट कर लिया। अब मैं इसको रस कर रहा हूं, इसको यहां रब कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मीनिंग्स होता है सार्वभौम सत्य। सार्वभौम सत्य, साइंटिफिक थॉट, वैज्ञानिक विचार। साइंटिफिक थॉट, साइंटिफिक थॉट होता है वैज्ञानिक विचार। वैज्ञानिक विचार, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना। हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना। ऐतिहासिक घटना। और है आपका मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट, गणितीय तथ्यों। गणितीय तथ्यों। नेक्स्ट है आपका आइडियम। इडियम फ्रेज, लोकोक्ति। ये मुहावरे हो जाएंगे और फ्रेजेज हो जाएंगे आपकी उक्तियां, प्रोवर्ब्स, लोकोक्तियां। लोकोक्तियां, ध्यान दीजिए इसमें आपके फ्रेज जो होती है वो है आपकी उक्ति।
के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये लीजिए, ओके। ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक शब्द, साइंटिफिक थॉट, वैज्ञानिक विचार, हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक घटना और मैथमेटिकल फैक्ट्स, गणितीय तथ्यों और इडियम मुहावरे, इडियम्स जो होते हैं वो होते हैं आपके मुहावरे, प्रोवर्ब्स लोकोक्तियां, फ्रेजेस उक्तियों के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे ध्यान दीजिए सेंटेंस किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। पहला सेंटेंस, the sun blank rise in the east and set in the west। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस ध्यान दीजिए, द अर्थ ब्लैंक revolve around the sun। The earth revolve around the sun। यहां पर आप ध्यान देते हैं दोस्तों, the sun rise in the east and set in the east। सूर्य पूरब दिशा में उगता है, पश्चिम में छिपता है। The sun rise in the east and set in the east। सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में छिपता है। यह आपका जो सेंटेंस है ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो टेंस यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट आएगा। है इसका प्रयोग करेक्ट फॉर्म में किया जाएगा। सेट जो वर्ब है इसका प्रयोग भी करेक्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा दोस्तों। यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपका टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस यूनिवर्सल ट्रुथ के कारण। अब सेंटेंस, सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्मूला वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस एस का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या एस। तो यहां पर ध्यान देते हैं कि यहां पर मेरा देशन जो है वो एक वचन है, राइज आएगा या राइजेज आएगा। अगर मैं राइज का प्रयोग करता हूं मतलब वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करता हूं तो कर्ता बहुवचन होना चाहिए। यहां कर्ता एक वचन है तो वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगेगा। अब इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा। तो ये क्रिया क्या हो गई, यहाँ एक वचन हो गई। कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन। डोंट वरी अबाउट इट। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं सेट्स का प्रयोग किया जाएगा, सेट का प्रयोग किया जाएगा, सेट्स का, क्योंकि सेट का प्रयोग करते हैं तो कर्ता बहुवचन होना चाहिए और सेट्स का प्रयोग करते हैं तो कर्ता एक वचन होना अनिवार्य है। तो मेरा कर्ता एक वचन है, यानी सूर्य पूरब दिशा में उगता है और पश्चिम में छिपता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो एक्शन जो लिए जा रहे हैं, जो दोनों एक्शन डिनोट किए गए हैं एक ही सब्जेक्ट के द्वारा डिनोट किए गए हैं, तो वर्ब जो है वो एक ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी सेंटेंस में। आगे ध्यान दीजिए, अगला सेंटेंस है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाती है। क्या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाती है? तो यहाँ पर रिवॉल्व जो वर्ब है इसका मतलब होता है चक्कर लगाना। तो आपका ये वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ है और जो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है तो क्रिया किस में आएगी, सिंपल प्रेजेंट में। डू का प्रयोग किया जाएगा, डज का, डज का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप डू का प्रयोग करते हैं तो डू बहुवचन है, डज आएगा। डज रिवॉल्व का प्रयोग किया जाएगा।
ओके, हाँ जी, आगे ध्यान दीजिए, अगला सेंटेंस। वैज्ञानिक विचार, ध्यान दीजिए वैज्ञानिक विचार पर। द थर्मोमीटर ब्लैंक measure the temperature ध्यान दीजिए दोस्तों, थर्मोमीटर का मीनिंग्स होता है तापमापी, मेजर का मीन्स होता है मापना, और यहां पर टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान। देखिए सेंटेंस, यानी थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर, यानी तापमापी किसको मापती है? तापमान को मापती है दोस्तों। ध्यान दीजिए, तापमापी किसको मापती है? तापमान को मापती है। ये सेंटेंस कैसा है आपका? साइंटिफिक थॉट, वैज्ञानिक विचार है। तो वैज्ञानिक विचार है तो उसको कौन से टेंस में लिखा जाता है दोस्तों? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, क्योंकि परमानेंट टेक्स्ट वो सब के सब परमानेंट एक्शन अर्थात हार्चुअल एक्शन को डिस्प्ले करती हैं। अगला पॉइंट जो मैंने बताया है इसमें भी, जैसे कि आपको अगला नेक्स्ट जो पॉइंट बताया, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक थॉट, इडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब, हार्चुअल एक्शन को डिस्प्ले करता है। आप देखते हैं एक यूनिवर्सल ट्रुथ घटना होती है, उसमें भी एक प्रकार की हैबिट पाई जाती है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये उसकी आदत है, हैबिट है। यहां पर आप यहां देखते हैं द थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर, इसमें साइंटिफिक थॉट है व्हाट, लेकिन इसमें आपका हैबिचुअल एक्शन भी टाइटल के रूप में पता चल रहा है कि थर्मोमीटर की जो हैबिट है वो टेम्परेचर को मापने की होती है, और ये इसी के लिए काम में लिया जाता है। पहले भी तापमान को मापता था, अब भी इसी काम में आता है, आगे भी इसी को मापेगा। तो आप देखते हैं व्यक्ति की जो आदत है उसका मतलब मीन्स होता है कि पहले उस काम को करता था, अब भी इस काम को करता है, आने वाले टाइम में भी वो इसी काम को करेगा, तो उसे कहते हैं हैबिट। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू है उन सब में एक ही चीज नजर आएगी, हैबिट के हार्चुअल एक्शन। सिंपल प्रेजेंट टेंस जितने भी पॉइंट आपके हार्चुअल एक्शन को दर्शाते हैं उन सब में दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अभी जो एडवर्ब बताई थी उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिट के कारण, ये पॉइंट जो बताया है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिट के कारण ही है। ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले इंटरनल अगर मीनिंग्स आप इसको डी नोट करते हैं, इंटरनल मीनिंग को यदि डी नोट करते हैं आप, तो आपको इसका इंटरनल मीनिंग्स हैबिट पता चल जाएगी। तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो यहां पर देखते हैं आप पर टेंस सिंपल प्रेजेंट, सेंटेंस अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? बर फर्स्ट है, बर फर्स्ट में एस या एस, बर फर्स्ट है, बर फर्स्ट में एस एस। आप देखते हैं थर्मोमीटर कि बर फर्स्ट मेजर का आना और उसमें एस या एस लगना, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। थर्मोमीटर क्या है? एक वचन है, तो एक वचन है तो इसमें एस एस लगेगा नहीं लगेगा? तो आप देखते हैं मेजर जो है अपने आप में बहुवचन है, अगर मैंने इसमें एस एस लगा दिया तो एक वचन बन जाएगा। कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन बननी चाहिए, तो मेजर्स आएगा, मेजर नहीं आएगा। मेजर्स का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ओके, हाँ जी। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो आपका कोई भी अगर इडियम आ गई तो ध्यान दीजिए उसमें समझ लेना है सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ओके, देखिए इडियम के अनुसार एक सेंटेंस, contentment is great happiness, contentment we a great happiness,
तो यहां पर आप ध्यान देते हैं कि कॉन्टेंटमेंट मीनिंग्स होता है संतुष्टि, संतुष्टि। कॉन्टेंटमेंट वो ये ग्रेट हैप्पीनेस यानी परम सुख है। यानी ये परम सुख है। तो आप यहां ध्यान दीजिए, एक श्रेष्ठतम कह सकते हैं, श्रेष्ठतम सुख जो क्या होता है, संतुष्टि होता है। तो आप ध्यान देते हैं कि इसमें बी दिया गया है कि एक मुहावरा है कि पहले भी संतुष्टि सदा सुखी, तो अब भी संतुष्टि सदा सुखी, आगे भी संतुष्टि सदा सुखी। कहने का तात्पर्य है यानी कि ये जो एक्शन है वो परमानेंट एक्शन है। तो इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा। यहां पर क्रिया सिंपल प्रेजेंट में आएगी, ओके डोंट वरी। अब ध्यान दो बी, बी क्या होती है कि बी का मतलब होता है होना। इसकी सेकंड फॉर्म वॉज वर और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों बीन। ध्यान देना है, वॉज वर में वॉज यानी था, एक था, वर यानी थे, बहुत थे, यानी कि ये पास्ट को डील करता है। बी वर्ब फर्स्ट के रूप में इज आर एन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपकी बी फॉर्म वर्ब है दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिए, जब तक मैं इज आर एम के साथ में वर्ब फर्स्ट आईएनजी को नहीं लगाता हूं तब तक ये वर्ब फर्स्ट मानी जाएगी, इसमें सिंपल प्रेजेंट है। जैसे राम वॉज ए किंग, राम एक राजा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, सिंपल पास्ट है। व्हाट राम वॉज वर्किंग इन द फील्ड, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर मैं वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देता हूं तो कंटिन्यूअस बन जाएगा, और आईएनजी नहीं लगाता हूं तो सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट वर्ब सेकंड का काम करेगा। जैसे राम वॉज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी था, राम वॉज ए किंग, राम एक राजा था। तो आप देखते हैं यहाँ पर वॉज का प्रयोग है सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। इजारएम का प्रयोग पर फर्स्ट के रूप में। टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट फॉर्मूला एस या ईएस। एक चीज समझिए, इसमें वर्ब फर्स्ट में एस क्यों लगाया जाता है, उसको एक वचन बनाने के लिए। अगर मैं एडवांस एक वचन वर्ब आपको दे देता हूं तो एस लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। तो देखो, इज एक वचन है, एम एक वचन है। व्हाट आई एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, इज का प्रयोग एक वचन के साथ। अब जब हमारी कोई क्रिया एक वचन नहीं होती तब तो एसिस लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अब एक वचन इज है ही है तो एसिस क्यों लगाएं, इसको डायरेक्ट ही इज का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो इसलिए लगाते हैं इसको। ओके, हाँ जी, एक बार इसको पॉइंट ऑफ व्यू कीजिए, डी नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट। देखिए, ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाक्य। शर्त वाक्य, शर्त वाक्य जो होता है, शर्त वाक्य के सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित, आश्रित वाक्य में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है यदि
रिजल्ट क्लॉज यानी परिणामी उपवाक्य, परिणामी उपवाक्य सिंपल फ्यूचर में दिया है ये चीज हमारे समझ में आ चुकी है कि शर्त वाक्य के सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित वाक्य में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। यदि रिजल्ट क्लॉज परिणामी वाक्य सिंपल फ्यूचर में दिया है तो आप यहां पर ध्यान देते हैं। पहली चीज तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है इसको समझ लो। कंडीशनल सेंटेंस में आप डिनोट करते हैं कंडीशन, जो सेंटेंस कंडीशन को दर्शा शर्त को दर्शाया जाता है। जैसे देखिए वे वाक्य ऐसे कह सकते हैं आप, वे वाक्य जो कि इफ, ध्यान दीजिए, वे वाक्य जो कि इफ यदि, एज इफ जैसे कि इफ as if, as soon as जो ही, as soon as का मतलब होता है जो ही, as soon as, even if का मीनिंग्स होता है बशर्ते की, प्रोवाइडेड का मीनिंग्स होता है बशर्ते की। ओके, हाँ जी, ध्यान दीजिए, व्हेनेवर जब कभी, व्हेनेवर का मीनिंग्स होता है जब कभी, भी। व्हेन का मीनिंग्स होता है जब, बिफोर का मीनिंग्स होता है पहले, अंटिल का मीनिंग्स होता है जब तक नहीं, या यदि ऐसा नहीं किया, यदि ऐसा नहीं, ओके, ये है वे वाक्य जो कि इफ, as if, as soon as, even if, provided, whenever जब कभी, when या before, until, unless से जुड़े हो तो शर्त दर्शाते हैं, तो वे वाक्य शर्त दर्शाते हैं। तो शर्त वाक्य कहलाते हैं। अब आपको पता चला है, सबसे पहले आपने देखा कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, जिस वाक्य में शर्त रखी जाती है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। उस शर्त को दर्शाने वाला जो है वो आपका कंजक्शन होता है, इफ का मतलब यदि। ये कंजक्शन आपकी शर्त को बताता है कि यदि आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, यदि आप ऐसा करते हो तो, मतलब यदि जो है वो किसको दर्शा रहा है, शर्त को। कहते ना, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली इन योर मिशन। तो आप देखते हैं यहां पर इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठोर कार्य करते हैं, यू विल गेट सक्सेस, तो आप सफल होंगे।
तो आप यहां पर ध्यान देते हैं कि इफ जो है वो किसको बता रहा है, शर्त को बता रहा है कि यदि आप कठोर कार्य करते हैं। शर्त ये है कि यदि आप कठोर कार्य करते हैं तो आप सफल होंगे, ये शर्त को दर्शा रहा है। एज इफ जैसे कि, ये भी किसको दर्शा, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, यदि वह समझने की कोशिश करती है, जैसे वह समझने की कोशिश करती है तो मैं उसको समझा दूंगा। तो आप देखते हैं एज इफ जो है वो, ध्यान दीजिए दोस्तों, किसको बता रहा है, सीधे शर्त को। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही, मैं आ जाऊंगा ज्यों ही आप पहुंचते हो, मैं आ जाऊंगा। तो आप देखिए आई शैल अराइव देयर या आई शैल कम देयर, मैं वहां आ जाऊंगा। as soon as you reach, आप पहुंचते, as soon as you arrive, आपके पहुंचते ही मैं आ जाऊंगा, यानी मैं आ जाऊंगा जो ही आप पहुंचते हो। तो आपने सेंटेंस समझ में आ गया, यानी कि आई शैल कम, मैं आ जाऊंगा as soon as you reach। ओके, शर्त को बता रहा है, जो ही आप पहुंचते हो मैं आ जाऊंगा। तो अपने आप शर्त एक्सप्लेन हो रही है दोस्तों, एवन इफ बशर्ते की, यू विल बी गेट सक्सेस, आप सफल होंगे, इवन इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्क, आप इस कार्य को समझने की कोशिश करो, आप सफल होंगे। यू विल गेट सक्सेस, आप सफल होंगे, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्क, यदि आप इस कार्य को समझने की कोशिश करते हो। तो ये किसको बता रहा है दोस्तों, सीधे इस शर्त को एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर कोई भी कंजक्शन इनमें से यदि आपने ले लिया तो ऑटोमेटिकली शर्त को, जो शर्त है कंडीशन है, उसको अप्लाई करेगा, और सेंटेंस कंडीशनल। ओके, अब देखिए सेंटेंस कैसे आता है। until she meaning come back, I shall stay here for her waiting ये लो, हाँ, you will get success, you will get success unless, ध्यान दीजिए, अगर इंग्लिश लगाएंगे तो यहां पर आ जाएगा won't get success, will not get success unless blank, unless you blank work hard, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप ध्यान देते हैं until she come back, का उसके इंतजार में यहीं खड़ा रहूंगा। तो आप देखते हैं कि यहां पर ये आपकी क्या है, until जो है वो जब तक नहीं, ये शर्त को दर्शाता है। तो आप देखते हैं कि यहां पर इस सेंटेंस में आपके ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें दो क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है, यानी उपवाक्य। एक तो होता है वाक्य और एक होता है उपवाक्य। वाक्य और उपवाक्य में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए।
यानी वाक्य में एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, क्लोज में भी एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, बट वाक्य कभी क्लोज का हिस्सा नहीं हो सकता, क्लोज वाक्य का हिस्सा हो सकता है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ में यदि पूरा अर्थ दर्शाता है कंप्लीट सेंस, यानी कि एक वाक्य का हिस्सा होते हुए दर्शाता है तो क्लोज है, स्वतंत्र रूप से दर्शाता है तो वाक्य। बस इतना सा इनमें अंतर है। यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज एक्सेस कंप्लीट मीनिंग सेंस, अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कॉल्ड क्लॉज। व्हाट? ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज एक्सेस कंप्लीट मीनिंग इन सेंस विदाउट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मीन्स आपके समझ में आया कि यदि शब्दों का समूह सब्जेक्ट और वर्ब ओनली सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में यदि कंप्लीट सेंस दे रहा है बिना किसी वाक्य के हिस्सा होते हुए तो वो क्लॉज है। वो क्या है? किसी वाक्य के हिस्सा होते तो वो वाक्य है, और अगर किसी सेंटेंस का हिस्सा होते हुए भाव दर्शा रहा है तो वो आपका क्लॉज है। जैसे देखो यहां पर इस सेंटेंस में दो आपके क्लॉज हैं। पहला क्लॉज है अनटिल से कम सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कारण इसमें शर्त रखी गई है। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है आश्रित उपवाक्य, और ये आपका रिजल्ट क्लॉज है परिणाम युक्त वाक्य। रिजल्ट क्लॉज परिणाम युक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें परिणाम निकल रहा है। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहते हैं? इसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य। ये आपका आश्रित उपवाक्य दोस्तों, ये आपका है आश्रित उपवाक्य। इसको क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिणामी उपवाक्य। देखो ये उपवाक्य है, वाक्य का हिस्सा है। ओके, तो रिजल्ट क्लॉज किस में है? फ्यूचर में। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होगा? प्रेजेंट में। तो आप ध्यान दीजिए यहां पर क्या आएगा? सेंटेंस देखते हैं कि ये जो है ये सेंटेंस नेगेटिव ये बना रहा है, अनटिल सी कम बैक, जब तक वह वापस नहीं आ जाती है, आई शैल स्टे फॉर हर वेटिंग, तो मैं उसके इंतजार के लिए यहीं खड़ा रहूंगा। तो आप देखते हैं यहां पर ये इसको नेगेटिव बना रहा है, जबकि सेंट जो क्लॉज है ये आपका अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव क्लॉज है तो क्या आएगा? वर फर्स्ट है, वर फर्स्ट में यस, तो वही पैटर्न कम्स का प्रयोग किया जाएगा या कम का प्रयोग किया जाएगा। वर फर्स्ट में यस या वर फर्स्ट, तो आप देखते हैं कम बहुवचन कम्स का प्रयोग किया जाएगा। ओके, और इसमें अच्छे से समझ लीजिए इसको। ये देखो यहां पर आप समझते हैं कि आपका रिजल्ट क्लॉज इधर भी जा सकता है या फिर इधर भी रह सकता है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंजक्शन का ध्यान रखना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य। इसको आश्रित उपवाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परिणाम पर आश्रित रहता है, इसलिए इसको आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दो, ये आश्रित उपवाक्य, इसको रिजल्ट क्लॉज कहा जाता है। रिजल्ट क्लॉज मींस परिणामी उपवाक्य। इसको रिजल्ट क्लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रिजल्ट निकलता है, इसलिए इसको रिजल्ट क्लॉज कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें रिजल्ट निकल रहा है और रिजल्ट हमेशा भविष्य में निकलता है, मतलब फ्यूचर में। आप अब किसी कार्य को कर रहे हो तो इसका परिणाम फ्यूचर में मिलेगा, तो रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में निकलता है। शर्त हमेशा प्रेजेंट में लगती है। अभी आपके सामने मैंने शर्त रख दी, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठोर कार्य करते हो तो परिणाम मिलेगा फ्यूचर में। यू विल गेट सक्सेस इन योर मिशन, तो आप अपनी मिशन में सफल होंगे, तो सफल भविष्य में होंगे, वो आपका रिजल्ट है ना। तो आप देखते हैं रिजल्ट फ्यूचर में निकलता है और शर्त किस में लगती है? प्रेजेंट में। तो शर्त जो लगेगी कंजक्शन के तुरंत बाद यहां पर प्रेजेंट आएगा, उधर फ्यूचर आ गया तो यहां क्या आएगा? प्रेजेंट। तो बताइए किसका प्रयोग किया जाएगा? वर्क या वर्क्स?
तो आप देखते हैं कर्ता आपका क्या है, बहुवचन है, तो वर्क का प्रयोग किया जाएगा, वक्त का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एस यस नहीं लगेगा दोस्तों, यहां पर वर्क आएगा ओनली। ओनली किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ओके, और देखिए सेंटेंस, एक सेंटेंस और, फॉर यू blank come here I shall help you। I shall help you, मैं आपकी मदद करूंगा। पहले आप यहां आओ, मैं आपकी मदद करूंगा। तो बिफोर यू कम हियर आई शैल हेल्प यू। ओके, तो यहां पर देखते हो ये क्रिया जो है वो आपकी किस में यूज की जाएगी, करेक्ट फॉर्म में। तो किसके अनुसार यूज करूंगा, यहां पर ध्यान दीजिए, क्रिया करेक्ट फॉर्म में किसके अनुसार यूज की जाएगी। यहां पर आप ध्यान देते हैं कि क्रिया जो यूज की जाएगी करेक्ट फॉर्म में वो आपके टेंस के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। यहां पर आप देखते हैं कि ये आपका क्या है, रिजल्ट क्लॉज है। ये क्या है आपका, रिजल्ट क्लॉज। रिजल्ट क्लॉज आपका किस में दिया गया, फ्यूचर में दिया गया है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में दिया जाएगा दोस्तों, आपके प्रेजेंट में दिया जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, प्रेजेंट में दिया जाएगा। तो प्रेजेंट में दिया जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या एस। तो या तो कम आएगा या कम्स आएगा। तो आप यहां पर ध्यान देते हैं, यू करता अपना बहुवचन है तो कम का प्रयोग किया जाएगा, कम्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, तो देखिए ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ये इस तरीके से सेंटेंस चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे काफ़ी सेंटेंस आप बना सकते हो इस तरीके से। ओके, आपके सेंटेंस मेकिंग की जो आर्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में। अब हम एक्सीड होते हैं, अगला जो नेक्स्ट है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आते हैं दोस्तों। इसको एक बार पॉइंट ऑफ व्यू कीजिए, डी नोट कीजिए इसको। अब आप समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मीनिंग्स होता है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि कोई भी कार्य जो वर्तमान काल में जारी स्थिति में दर्शाया जाता है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें कंटिन्यूअस वर्ड से ही पता चल रहा है कि कार्य कैसा रहेगा, जारी रहेगा। ओके, यानी कि वो चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अर्थात वो अपूर्ण है। यानी कि पूरा नहीं हुआ, चल रहा है, अपूर्ण है। ओके, ध्यान दीजिए यहां पर इसकी एडवर्ब पर ध्यान देना है। इसकी जो एडवर्ब्स हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले एडवर्ब है टुडे। टुडे का मीनिंग्स होता है आज। नेक्स्ट एडवर्ब है आपकी टुनाइट। टुनाइट का मीनिंग्स क्या होता है, आज रात। ओके,